हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंदा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन, और हम लोगों ने कुछ वीडियो में पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन और अंग्रेजी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन को अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो भारत में फ्रांसीसियों का भी आगमन हुआ। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह ये भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और बाद में राजनीतिक मामलों में उलझकर रह गई और अपनी सत्ता गंवा बैठी। ऐसे इनका जो शासनकाल होगा, भारत में इसका जो स्थिति होगा 1954 तक होगा, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भी इसकी स्थिति रहेगी। तो मात्र कुछ जगहों में ही, जैसे कि उसको अभी हम लोग पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि मात्र 4 जिला है। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या प्रदेश है हमारे देश में जिसमें 4 जिले आते हैं। चारों जिलों के बाउंड्री आपस में नहीं मिलते हैं, और जो 4 जिले हैं ये 3 राज्यों में है। जैसे कि माहे आपको केरल में है, पांडिचेरी और कारिकल तमिलनाडु में है, एनम आंध्र प्रदेश में है। 4 जिले, पांडिचेरी में 4 जिले हैं और चारों जिलों के आपस में बाउंड्री नहीं मिलती है। तो मात्र यही 4 जिले पुर्तगालियों फ्रांसीसियों के पास रहेंगे भारत की आज़ादी के बाद भी 1954 ईस्वी तक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आज का हमारा टॉपिक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। लुई 14वें यह फ्रांस का सम्राट है। यह लुई 14वें, जिसने उस समय के सबसे विलास वाले भवन वर्साय का महल बनवाए थे, जिसको शीश महल भी कहा जाता था उस समय, और यह काफ़ी सुविधा से पूर्ण था। इसमें वो सारी खासियत थी जो कि एक अच्छे राजा व्यतीत कर सकते थे। और इसने अपनी राजधानी को छोड़कर, पेरिस को छोड़कर, अपनी वर्साय में ही अपनी सारी दुनिया बसा के रखी थी, जिसको राजपाट से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। यही था लुई 14वां, जो अपनी ज़िंदगी में मात्र 3 बार स्नान किया था। लुई 14वां जिंदगी में, अपने जीवन में, होश में मात्र 3 बार ही स्नान किया था। आपको यह पता होनी चाहिए। तो लुई 14वां के मंत्री थे कालवर्ट। लुई 14वां के मंत्री कालवर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में, कब 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1664 ईस्वी में। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको स्थापना किसने किया? तो सरकार के मंत्री ने किया, इसके सहयोग से ही हुआ। और वित्तीय संसाधन हो या सारी सुविधाएं हो, यह सरकार के द्वारा ही इस कंपनी को प्राप्त हुए थे। अब बाकी आप जो शेष कंपनियां देखेंगे, यूरोपीय कंपनियां, वाणिज्यिक कंपनियां, वो सब स्वतंत्र रूप से गठित हुई होगी। यही कारण है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में वहां के राजा का दखल हमेशा रहेगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 ईस्वी में। भारत आने से पहले फ्रांसीसी मेडागास्कर पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां है? आपको पता होना चाहिए। यह साउथ अफ्रीका महाद्वीप के नीचे में एक बड़ा सा द्वीप है, उसी को मेडागास्कर कहा जाता है। ठीक है। तो ये मेडागास्कर है। तो फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर पहुंचे और वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास भी किए, लेकिन यह जो प्रयास था यह सफल नहीं हुआ, यानी कि असफल हो गया। इसके बाद उसने भारत की ओर रुख किया और कैरो के नेतृत्व में जो पहला दल आएगा भारत,
तो उसी के तहत 1668 ईस्वी में, कब 1668 ईस्वी में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना होगा। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री का स्थापना होगा सूरत में। कहाँ? सूरत में। किसके नेतृत्व में? तो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। फ्रैंको कैरो, इसको हाईलाइट करना जरूरी है, फ्रैंको कैरो। तो सूरत में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई, तो उस समय इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो फ्रैंको कैरो। अब करके हमने पहले भी अध्ययन किया है इस बात को कि जो भी यूरोपीय कंपनियां आएंगी, वाणिज्यिक कंपनियां आएंगी, सभी के सभी सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने का प्रयास जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि उस समय सूरत भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जहां से बहुत सारे व्यापार होते थे और यह लाभ का सौदा था। तो कोई भी वाणिज्यिक कंपनियां क्या चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में लाभ हो। सूरत में कंपनी को स्थापित करने के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी जगह अपनी कंपनी की स्थापना के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। 1669 ईस्वी में, यानी कि 68 के बाद, जब 68 में सूरत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, पहली फैक्ट्री की, तो 1669 ईस्वी में एक साल बाद ही मरकारा नाम के एक फ्रांसीसी ने दक्षिण भारत में जाएगा और गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री को स्थापित करेगा। कौन सा क्रम होगा इसका? दूसरा। पहली फैक्ट्री कहाँ हो गई? तो सूरत में। दूसरी कहाँ हो गई? तो मुसलीपट्टनम में। अंग्रेज भी सेम टू सेम करेगा। तो अंग्रेज भले ही पहला बार में सूरत में असफल होगा, लेकिन वह मुसलीपट्टनम में भी करेगा और सूरत में भी करेगा, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन, कौन? फ्रांसिस मार्टिन ने बलीकोंडापुर, ये दक्षिण में एक जगह है, वहां के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक गांव को प्राप्त किया, जहां पर फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना करी। तो हम लोग बराबर एग्जाम में इस सवाल का सामना करते हैं कि पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया। किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने, जो कि उस समय कंपनी का निर्देशक भी था। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसिस मार्टिन बहुत ही सरल स्वभाव के और सुलझे हुए इंसान थे। कहते हैं भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ इनका प्रेमपूर्ण व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार और के कारण, उनका जो व्यवहार था, जिसके कारण इसने भारतीय राजाओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक ऐसा दोस्ताना रिश्ता, संबंध बना लिए थे कि सभी भारतीयों के पास, राजाओं के साथ, व्यापारियों के दिल में फ्रांसिस मार्टिन के लिए आदर था, सम्मान था, सम्मानजनक व्यवहार था। तो ऐसे थे जिसने भारतीयों को मिलाकर, भारतीयों के साथ आपसी रिश्ता बनाकर, प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाकर भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को विस्तार करने का काम शुरू कर रहे हैं। आगे चल करके, क्योंकि अब बंगाल में सभी कंपनी का नजर जाएगा बंगाल में, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य था बंगाल। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा था। किसका मामा? तो औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब का मामा था। आपको पता होना चाहिए, जब शाइस्ता खां ने शिवाजी को रोकने गया था, तो शिवाजी ने इसे उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया था। यही कारण कि औरंगजेब ने अपने मामा को वहां से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया था।
तो 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा फ्रांसीसियों को एक जगह दी गई, फ्रांसीसियों को एक जगह दी गई, ठीक है। और उस जगह पर जहां पर 1690 से 92 ईस्वी के बीच चंद्रनगर की स्थापना की गई। चंद्रनगर कहाँ है? फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी जो कि बंगाल में है। ये भी सवाल पूछे गए हुए हैं। चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में। किसकी बस्ती है? फ्रांसीसियों की बस्ती है, ठीक है। अब आते हैं, सभी यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आएगी, लेकिन आपस में उलझ जाएगी। आगे बढ़ने की होड़ ने, ज़्यादा व्यापारिक लाभ कमाने की होड़ ने कंपनियों को आपस में लड़ा देगा। देखेंगे हम लोग यहाँ पर डचों ने अंग्रेजों की सहायता से, किसकी सहायता से? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। डच फ्रांसीसियों को 1693 में छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में रिजविक नामक संधि के द्वारा पांडिचेरी फिर से फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। पांडिचेरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल था। यही कारण है कि 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। और इसका निदेशक कौन बनेंगे? तो फ्रांसिस मार्टिन। और फ्रांसिस मार्टिन क्या करेंगे? क्योंकि अब तो मुख्यालय बन गया, हेडक्वार्टर, तो पांडिचेरी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। किला, जैसे कि देखेंगे अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज का किया, किला का निर्माण कराया, बंगाल में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। तो उसी प्रकार फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण कराया। कहते हैं 1706 में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो जाएगी। फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु कब होगी? 1706 में। फ्रांसीसियों के लिए काफी सदमे का यह समय होगा, क्योंकि इसके बाद जो 1706 से 1720 का जो टाइम होगा, यह फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में ह्रास का समय होगा, यानी कि कमी आएगी। क्योंकि इसके बाद जो भी निदेशक आएंगे वह फ्रांसिस मार्टिन के जैसे नहीं होंगे, उसका कद बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो है भारत में कम होता धीरे धीरे चला जाएगा। तो फिर से कंपनी को खड़ा करने के लिए 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्निर्माण कराया गया इंडीज का चिरस्थायी कंपनी के नाम से। इंडीज का चिरस्थायी कंपनी के नाम से फिर से इसका क्या किया गया? पुनर्निर्माण कराया गया। अब कंपनी का फिर से विस्तार शुरू हो जाएगा। देखेंगे यहां पर फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार किया। मॉरिशस नाम सुने हैं ना, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। मॉरिशस क्या है? तो हिंद महासागर का द्वीपों का एक समूह है जहां के अधिकतर जनसंख्या बिहारी है और वहां भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। मॉरिशस बहुत ही खूबसूरत देश है, पर्यटक स्थल। 1721 ईस्वी में मॉरिशस को अपने अधिकार में लिया। 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही, यानी कि केरल में है माही, कहाँ है? केरल। और 1739 ईस्वी में करिकाल, इसको हम लोग कारिकल भी कहते हैं, पर अधिकार किया। यानी कि धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? कंपनी के विस्तार किया जा रहा है और क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया जा रहा है। आप देखेंगे कि 1742 ईस्वी तक, कब? 1742 ईस्वी तक कंपनी का जो उद्देश्य होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना। किंतु 1742 में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब डुप्ले
पांडिचेरी का गवर्नर बनेंगे। डुप्ले महोदय जब पांडिचेरी का गवर्नर बनेंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य में भी बदलाव आएगा। अब जो होगा, कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक लाभ के बदले में राजनीतिक लाभ को बढ़ता दिया जाएगा। तो डुप्ले ने किस चीज को बढ़ता दिया? राजनीतिक लाभ को। राजनीतिक लाभ को दिया जा रहा है, ज्यादा बढ़ता दिया जा रहा है। यहां देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या कर रही है? अपना विस्तार कर रही है साम्राज्य का, और राजनीतिक मामलों में ज्यादा से ज्यादा दखल कर रही है। तो फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों का क्या होगा? प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, यानी कि आपस में बन जाएगी लड़ाई। तो यही राजनीतिक लाभ अंग्रेजों के साथ क्या करेगा? फ्रांसीसियों का प्रतिस्पर्धा को शुरुआत कर देगा। और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण मात्र 1417 माने 17 से 20 वर्षों के बीच में 3 युद्ध होंगे। कितने युद्ध होंगे? 3 युद्ध होंगे, जिसको इतिहास में प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और ये तीनों कर्नाटक युद्ध के तहत अंतिम जो निर्णायक होगा तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई होगी, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाएंगे और सिर्फ पुडुचेरी, माहे, यनम और कारिकल को छोड़कर सारी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेगा। तो आते हैं हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1740 से 1748 के बीच में 2 या 3 वर्ष। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार से प्रेरित होकर। ऑस्ट्रिया नाम सुने हैं आप लोग, जिसकी राजधानी है वियना। यूरोप में एक छोटा सा देश है। वहां के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि वहां शुरू होगी यूरोप में तो इंडिया में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां भी दोनों थे, यहां भी दोनों थे। कहते हैं 48 में ए ला सापल की संधि हुई। हम इस बात को ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक अलग टॉपिक में ही कर्नाटक युद्ध को देखने का काम करेंगे, इसलिए हम यहाँ आपको मौखिक रूप से बता दिया कर रहे हैं। तो 48 में ए ला सापल की संधि होगी, जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश को लौटा देंगे। कोई भी यहाँ पर नहीं जीतेगा, कोई नहीं हारेगा। ज़्यादातर होगा कि फ्रांसीसी यहाँ पर मजबूत ही दिखाई देंगे। 1749 से 1754 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। ठीक है, तो इस संधि में भी हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ही दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। और पांडिचेरी की संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र लौटा देंगे, लेकिन चंद्रनगर को छोड़कर। चंद्रनगर कौन? तो बंगाल का ही चंद्रनगर। कहा गया यहाँ चंद्रनगर। तो यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव में वृद्धि होगी। अब आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, यानी कि निर्णायक युद्ध। निर्णायक युद्ध के समय 1760 ईस्वी में, कब? 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई होती है। यहाँ पर जो फ्रांसीसी सेनापति होते हैं, बुसी और लाली, दोनों बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, जिसके बाद पेरिस की संधि के तहत इस युद्ध का अंत होता है और फ्रांसीसी सिमट कर सिर्फ पांडिचेरी के 4 जिलों तक सीमित हो जाएगा, जो भारत की आज़ादी के बाद भी उसके पास बना रहेगा। अब आते हैं कि फ्रांसीसी के पास वह सब कुछ था जो उसको एक सफल साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित कर सकता था, फिर भी वह सफल क्यों हो गया? भारत में फ्रांसीसी असफलता के प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण फ्रांसीसी सरकार का असहयोग। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग। फ्रांसीसी सरकार कंपनी को सहयोग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद, वह
भारत में नहीं बल्कि वो यूरोप में ही फ्रांस का विस्तार करना चाहता था, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, जिसके कारण वो बाहर में, यूरोप के बाहर वो नहीं देख पाया कि वहाँ भी हमारा साम्राज्य का विस्तार हो सकता है। कह सकते हैं कि उसने जो जोर लगाया यूरोप में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अगर वो जोर इंडिया में लगाता तो वास्तविक रूप से फ्रांस का साम्राज्यवाद भारत में स्थापित हो जाता, लेकिन उसने वो यूरोप में लगाया अपना ध्यान। अब आते हैं कंपनी का सामंती रूप, कंपनी का सामंती स्वरूप। हमने पहले ही बात किया है कि कंपनी को स्थापित किसने किया था, तो सरकार के सहयोग से हुआ था, मंत्री के सहयोग से हुआ था। इसमें किसी भी स्वतंत्र निर्णय, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, यह स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं था, जिसके कारण जब भी इसको जरूरत पड़ती थी किसी निर्णय के लिए तो सरकार के ऊपर इसे देखना पड़ता था, और कोई भी सरकार निर्णय लेने में देरी करती है, जिसके कारण यह किसी भी मामले में निर्णय लेने में असफल रही। और अत्यधिक शाही नियंत्रण, हमने पहले ही बात किया है कि इस पर राजाओं का अधिक से अधिक नियंत्रण होगा, मंत्रियों का, जिसके कारण यह कंपनी जो हो जाएगी भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसे हम लोग पहले क्या किए, सरकारी व्यापारिक कंपनी कहे। अब आते हैं हम लोग आगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसैनिक शक्ति के सामने इंग्लैंड की जो नौसैनिक शक्ति थी वह सर्वोच्च थी, और इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति ही इसको विश्व के महानतम साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित करेगी, जिससे दुनिया के अधिकतर देशों पर इनका अधिकार होगा। सिर्फ किसके कारण, तो इंग्लैंड की नौसेना के कारण, इंग्लैंड की नौसेना के कारण। अब आते हैं आगे। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले, बुस्सी, लाली की तुलना में अंग्रेज के जो सेनापति थे, क्लाइव, नाम सुने, लॉर्ड क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। यह कोई भी निर्णय लेने के लिए यह कंपनी के डायरेक्टर ऑफ कमिटी कहते हैं ना उसको, बोर्ड ऑफ कमिटी, उसके ऊपर निर्भर नहीं थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह खुद निर्णय लेके अपने को जीत के काबिल बनाए। कहते हैं इसके बाद भी बंगाल, ये जो देख रहे हैं 1757 में ही 1757 में ही प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो जो कह रहे हैं कि बंगाल आपको बहुत अधिक संपन्न प्रदेश था, तो उस पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो उसकी संपन्नता का अंग्रेजों ने खूब यूज किया, जिसके बदौलत उसने बांडीवस के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। हमने यहाँ लिखा भी है कि 1760 ईस्वी में बांडीवास के निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाएंगे, और 1954 तक यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भी फ्रांसीसियों के पास जो क्षेत्र बचेंगे वो होंगे पुडुचेरी, माहे, कारिकल और एनम। यहीं तक इनका व्यापार से लेके रात तक सीमित रह जाता है। तो आज की वीडियो में हमारा रहा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिसमें हम लोग विस्तार से प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।